Okay, next topic we'll go on to sepsis and septic shock. Now, this is again important. Now, common symptoms of COVID-19 will 88% of the time, patients you will find fever, you will find 68% में dry cough और fatigue. सबसे common symptoms यही हैं, fever, dry cough और fatigue. Uncommon symptoms में headache, loss of smell, nasal congestion, sore throat, coughing up sputum, shortness of breath, pain in muscles, chills, nausea and vomiting, diarrhea. ये uncommon symptoms हैं. तो commonest कौन सा हुआ? Fever. इसलिए आप थर्मल स्कैन यूज करते हैं. अच्छा, ये फीवर वाले पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो इट इज अ कॉमनेस्ट सिम्टम. ड्राई कफ 68%, फटीग 38%. और सिवियर डिजीज में जो आ रहे हैं वो डिफिकल्टी इन वॉकिंग, कंफ्यूजन, ब्लूइश फेस और लिप्स, कफिंग अप ब्लड, नॉप्थीसिस, परसिस्टेंट चेस्ट पेन होना, डिक्रीज व्हाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोपीनिया या लिम्फोपीनिया होना, किडनी फेलियर. लगभग 7% केसेस में जो डिफिकल्ट वाले होते हैं उसमें किडनी फेलियर का इंसिडेंस है. हाई फीवर का होना जो कि नॉर्मल साधारणतः पैरासिटामोल वगैरह से भी सेटल डाउन नहीं होगा. ये सब सिवियर डिजीज के लक्षण होते हैं. अगर आप इसका पूरा स्पेक्ट्रम देखेंगे तो सबसे नीचे देखिए लिखा है केसेस दैट वर नॉट आइडेंटिफाइड एंड नॉट डायग्नोस्ड. उसका तो ग्रुप बहुत ही लंबा है. फिर सेकंड कॉमन ग्रुप है वो 81% माइल्ड केसेस. माइल्ड केसेस इंक्लूड ऑल पेशेंट्स जिसमें निमोनिया नहीं है और जिसमें माइल्ड निमोनिया है. सबसे मैक्सिमम ग्रुप ये है. ये सबसे अच्छे रिजल्ट देंगे. इनमें सबसे कम आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन मॉनिटरिंग का ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि ये पेशेंट्स भी सैचुरेशन इनका डिप कर सकता है. तो मॉनिटर रखना है, हॉस्पिटलाइज रखना है और सैंपल और उसका जो भी आपको करना वो करें. माइल्ड केसेस. सिवियर केसेस होंगे 14%. इसके अंदर वो कंपोनेंट्स आते हैं जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी 20 के ऊपर जाएगी, 30 के ऊपर जाएगी, सैचुरेशन 93 के नीचे, पीएफ रेशियो जो कि माइल्ड एआरडीएस जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स यानी 300 के नीचे आएगा, और लंग इन्फिल्ट्रेट्स मोर देन 50% विद इन द फर्स्ट 24-48 आवर्स आएंगे. और सबसे ऊपर है 5% क्रिटिकल केसेस वाले जो कि हम आप डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने एक एआरडीएस का पेशेंट डिस्कस किया, सिवियर वाला. ये पेशेंट्स हु हैव सफर्ड रेस्पिरेटरी फेलियर, सेप्टिक शॉक और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन एंड फेलियर. और ये चाइनीज डेटा है. 2.3% ऑफ दीज पेशेंट्स हैव डाइड. CFR 2.3 था. आइडियली इट वाज अराउंड 3.4% विद इन वुहान. जैसे वुहान के बाहर आते हैं वो 0.7 हो जाता है, लेकिन हम जैसे ही चाइना के बाहर आते हैं वो केस फर्टिलिटी रेट इटली में 18% हो जाता है. तो हमें चाइना की कितनी कहानी माननी है नहीं माननी है ये अभी श्योर नहीं है हमें. सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन गाइडलाइंस के अनुसार मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकली इल एडल्ट्स विद कोविड-19 पेशेंट्स में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स 34 बैठे. उन्होंने 14 कंट्रीज के थे. उन्होंने कुछ गाइडलाइंस निकाली. ये सारी गाइडलाइंस उनके क्रिटिकल केयर रिलेटेड फील्ड के एक्सपीरियंस से रिलेटेड हैं. वुहान के पेशेंट से रिलेटेड एक्सपीरियंस के बारे में नहीं है. तो ये एक तरह से एक्स्ट्रापोलेशन है कि क्रिटिकल केयर में ये सब काम करता है तो ये कोविड-19 के पेशेंट्स में भी काम करेगा. ठीक है, लेकिन ये प्योर कोविड-19 के पेशेंट्स की रिसर्च नहीं है. इसमें यह पाया गया कि जो पेशेंट्स आईसीयू में भर्ती हुए उनके मरने की प्रवृत्ति 50%, 62%. जो आईसीयू में भर्ती हुए उनके मरने की प्रवृत्ति 62%. और जो मरीज एज सच ज्यादा थे लेकिन आईसीयू में कोई नहीं भर्ती हुआ उसके मरने की प्रवृत्ति केवल 1%. तो आप मेरा मतलब समझ गए. तो जो आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं, हर दूसरा मरीज जो आईसीयू में भर्ती हो रहा है उसकी मरने की प्रवृत्ति है, और जो आईसीयू में नहीं भर्ती हो रहा उसके सबसे ज्यादा बचने की चांसेस हैं. इसलिए आपको तैयारियां जो हैं वो आईसीयू के सेगमेंट की कम हैं. बाकी सेगमेंट की तैयारियां इसलिए सरकार आपसे ज्यादा करा रही है कि आप बड़े आइसोलेशन वार्ड बनाइए, बड़े क्वारंटाइन वार्ड्स बनाइए, इसीलिए कर रहे हैं. ठीक है. हेमोडायनेमिक सपोर्ट, शॉक एंड कार्डियक इंजरी समरी है. ये 44,000 पेशेंट्स की, चाइनीज पेशेंट्स की फ्रॉम वुहान जामा में पब्लिश हुई. इसमें ये पाया गया कि 22,087, 5% ऑफ देम वर डायग्नोज्ड टू हैव क्रिटिकल केसेस. यानी इस 45 लगभग 44,000 में 5% केवल क्रिटिकल केसेस थे. और जो 1019 पेशेंट्स जो वुहान न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश, उसमें केवल 1.1% शॉक थे. तो बहुत छोटा फ्रैगमेंट है, लेकिन ये सब आईसीयू में जाने वाला है और इन सबके डेथ होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है.
ये बताने का है। इनको मॉनिटर करने के लिए 3 पैरामीटर्स ही उन्होंने सजेस्ट किए, स्किन टेम्परेचर, कैपिलरी रिफिल टेस्ट और प्लस माइनस सीरम लैक्टेट, अगर आपके पास व्यवस्थाएं हैं इन चीजों के लिए। फ्लूइड्स देना है, हाँ हर शॉक के पेशेंट को फ्लूइड देना है, हर शॉक के पेशेंट को फ्लूइड देना है, प्रोवाइडेड आपको उसका कार्डियोवास्कुलर स्टेटस मालूम है। अगर वो कार्डियक फेलियर का है और शॉक में है तो फ्लूइड देना है, लेकिन स्लो देना है। अगर वो किडनी फेलियर है और शॉक में है और एन्यूरिक है तो फ्लूइड देना है, लेकिन सावधानी से देना है। अगर वो वेट लंग है, फ्लूइड देना है, शॉक में है, लेकिन सावधानी से देना है, थोड़ा देना है, धीरे देना है। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको इसमें भी हैं। अगर कार्डियक फेलियर नहीं है, रीनल फेलियर नहीं है और पल्मोनरी एडिमा जैसा सिचुएशन नहीं है और रेज्ड आईसीपी जैसा सिचुएशन नहीं है और पेशेंट शॉक में है, तो आपको फ्लूइड आराम से 10 ml पर केजी दे सकते हैं। नॉर्मली हम 20 ml पर केजी के 1 से लेकर 2 बोलस तक आराम से दे देते हैं, 2 से 3 बोलस दे देते हैं। हर बोलस जो हम नॉर्मल पेशेंट्स में देते हैं वो लगभग 5 मिनट से लेकर 15 मिनट के अंदर दे देते हैं, एक फ्लूइड बोलस इतना। अगर शॉक में पेशेंट है, रिस्पॉन्स करता है तो ठीक, नहीं करता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। लेकिन इन पेशेंट्स में देखिए आपने, इन्होंने वॉल्यूम भी कम कर दिया, ये केवल 10 ml पर केजी के लिए देने के लिए बोल रहे हैं। यूज क्रिस्टलॉइड्स करें, एल्ब्यूमिन का कोई उपयोग नहीं है। डू नॉट यूज एनी सिंथेटिक कोलॉइड्स लाइक हेसन जेलाटिन, प्रेफर बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशंस, क्योंकि नॉर्मल सलाइन ज्यादा मात्रा में गया तो हाइपरक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के रिस्क रहेगा। अदर फ्लूइड रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखें, जिसमें कि 24 घंटे डेली फ्लूइड बैलेंस को नोट जरूर करें अपने मरीजों को। याद रखें ये एआरडीएस के कंपोनेंट भी होते हैं और शॉक भी हो सकता है, इसलिए इनके लंग्स को आपको ड्राई रखना है, तो पानी बहुत ज्यादा देने की चेष्टा ना करें अनलेस कि वो शॉक में है और उसका किडनी बैठने की टेंडेंसी दिखती है। उस केसेस में ये कर सकते हैं। मैं आई जस्ट टेक अ मिनट, आई नीड टू आंसर दिस फोन कॉल, आई एम सो सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, तो ये 3-4 पैरामीटर्स हैं जो आप फ्लूइड से रिलेटेड कर सकते हैं। डेली फ्लूइड बैलेंस, क्यूमुलेटिव फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, फ्लूइड ओवरलोड। इनमें से कोई भी पैमाना ले लीजिए, मोटी तौर पे बात यह है कि पानी शरीर में अत्यधिक मात्रा में ना दें इस पेशेंट को। ये अगर आप ध्यान रखते हैं तो दैट इज मोर देन एनफ फॉर अस। वैसोएक्टिव एजेंट्स तब यूज करें जब फ्लूइड देने से ब्लड प्रेशर 60-65 के ऊपर जाने की टेंडेंसी नहीं दिखाता है, तब आपको नॉरएपिनेफ्रिन वैसोएक्टिव एजेंट ऑफ चॉइस है। नॉरएपिनेफ्रिन को यूजुअली सेंट्रल लाइन से दिया जाता है, अगर आप सेंट्रल लाइन डाल लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो आपके एनेस्थेटिक फ्रेंड्स हैं या इंटेंसिव केयर पर्सनल हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपके लिए सेंट्रल लाइन डाल दें, जिससे कि नॉरएपिनेफ्रिन आप दे सकें। अगर वो नॉरएपिनेफ्रिन अवेलेबल नहीं है आपके पास तो एपिनेफ्रिन एक चॉइस रहता है। मान लीजिए शॉक उसके बावजूद भी बेटर होता हुआ नहीं दिखता तो लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 मिलीग्राम इन्फ्यूजन में दे सकते हैं या फिर 50 मिलीग्राम हर 6 घंटे पे आईवी दे सकते हैं इस पेशेंट को। यही 3 मेन चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं। इससे कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लें इस शॉक रिलेटेड सेगमेंट से।